हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स में ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से एक बड़ा सवाल करने जा रहे हैं। हमने एक क्लास इसके कॉन्सेप्ट पे लगाई और एक क्लास में कुछ छोटे छोटे से सवाल दिखे जिनमें हमने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज़ को ऐड ऑन किया कि पहली बात, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को राइट ऑफ करने के काम में नहीं लिया जा सकता, प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के। और दूसरी बात यह कि इसकी एंट्री सेकेंड नंबर पर होनी चाहिए, यानी ड्यू वाली एंट्री के जस्ट बाद। तो आइए आज उन्हीं बातों को फॉलो अप करते हुए आज एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि काफी बड़ा सवाल है। पूरी क्लास का एक ही सवाल है, साजन लिमिटेड का सवाल है ये। आओ, दिख रहा है? एक बड़ी सी नई डिजाइन में बैलेंस शीट दे रखी है, आप लोगों को आती होगी नई वाली बैलेंस शीट तो सभी को, ठीक है। तो उसी नई वाली बैलेंस शीट को दिखाते हुए उसने बताया, एक बार जरा बैलेंस शीट में चलते हैं, वहां पे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। बेटा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमारे काम की नहीं होती, लेकिन हाँ, जब आंसर करेंगे तो वहां पे भी एक बार ऑथोराइज्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में है तो बैलेंस शीट आंसर में भी बनानी होगी इस सवाल में, तब बाद में बताऊंगा। चलो उस बारे में फिलहाल जरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे आ जाओ, इशूड को भी छोड़ दो। सब्सक्राइब्ड में अगर आप देखो तो 50,000 तो इक्विटी शेयर है, और कितने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं? 2,500 10% रिडीमेबल ए क्लास वाले हैं, है ना बेटा। दो तरह के प्रेफरेंस शेयर है, ध्यान से सुनना, एक ए है और दूसरा बी है। ए वालों का नाम है 10% रिडीमेबल ए और बी वालों का नाम है 10% बी। दोनों 2,500 हजार हैं, लेकिन जो पहले वाले 2,500 हैं ए वाले, उन पे कुछ कॉल्स इन एरियर चल रही है 100 शेयर्स पे 25-25 रुपए मिलने बाकी चल रहे हैं। तो देखो बेटा, आपको मैंने एक बात बताई थी, जिन लोगों से हमें पैसा नहीं मिलता उन लोगों को हम कुछ भी नहीं लौटाते, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे रहेंगे। तो अगर इन 100 लोगों ने पैसा दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया इन लोगों ने, आगे सवाल में बताया हो, तो हम इनको भी पैसे लौटाएंगे नहीं, ठीक है। आगे सुनो, बी वाले जो प्रेफरेंस शेयर है उनसे कुछ भी एरियर नहीं है, लेकिन वो 75 पेड अप है। अंडरलाइन कर लो 75 पेड अप, क्योंकि अगर हमें रिडम्पशन करना हुआ, अगर क्या मतलब, अगर बी का रिडम्पशन करना हुआ तो पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप। जब भी कोई चीज पार्टली पेड अप होती है, भाई 100 वाला शेयर केवल 75 रुपए ही पेड है, तो बाकी 25 रुपए पहले मांगेंगे, फिर ड्यू का सारा प्रोसेस अपनाएंगे। पहले इस 25 रुपए का समाधान करना पड़ेगा। चलो, अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, इसमें अंडरलाइन कर दूं, वो तो खैर उस बुक में तो कोई नहीं, तुम्हारी में कर देता हूं। ये एक तो 75 पेड अप हमने ध्यान में रखा, दूसरा कॉस्ट इन एरियर वर्ड ध्यान में रख लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको बताया था फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व और पी&एल, और एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी होता है। मैं आपको टिक लगवा देता हूं, कौन कौन से रिजर्व को फ्री रिजर्व बोलते हैं, उन पर राइट टिक लगा देना, जो काम के नहीं है उन पर मत लगाना। जनरल रिजर्व राइट टिक लगा दो, ये काम आता है हमारे। बेटा, कैपिटल रिजर्व काम में नहीं आता किसी भी एंट्री में, तो कैपिटल रिजर्व जो है ना, ये ऐसा कैसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अगला आइटम है सरप्लस। बेटा, सरप्लस जो है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का ही दूसरा नाम है, यानी पी&एल अकाउंट की है, तो काम में आएगा, राइट टिक लगा दो, ये भी काम में आ सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम काम में नहीं आता हम लोगों के। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व काम में आता है, इसको याद रख लेना बेटा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व काम में आता है, फ्री रिजर्व का ही पार्ट होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे काम में आएंगी, मैं इसमें राइट टिक लगा देता हूं, जनरल रिजर्व, सरप्लस और डिविडेंड इक्वलाइजेशन। अब बाकी सवाल में क्या दे रखा है, खास काम का नहीं है। सर, आपने पूरी बैलेंस शीट क्यों नहीं पढ़ी, गिनती के कुछ ही आइटम क्यों पढ़े? क्योंकि हमारा मुद्दा था प्रेफरेंस शेयर को एक बार नजर डाल ले। दूसरा हमारा मुद्दा क्या था कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए गुल्लक तोड़ने पड़ते हैं, उन गुल्लक पे जरा नजर डाल लें। एक काम करो, हाँ बेटा, तो हमने बैलेंस शीट में से क्या पढ़ा, एक तो प्रेफरेंस शेयर से पॉइंट और एक रिजर्व, क्योंकि सीआरआर बनाना होता है। अब बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ, देखो बहुत सारे पॉइंट है, सवाल लेंदी है, एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। द डायरेक्टर डिसाइडेड फॉर अंडरगोइंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज टू रिडीम बोथ द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दोनों ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, तो सरकार की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि ये रिजर्व बनाओ, ये करो, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। और कितने पे करनी है? एट द प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, यानी 100 रुपए का शेयर है तो 100 चुकाएंगे या 105 रुपए चुकाने, 5 रुपए ज्यादा। अब सुनना, अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं फॉर दिस, उन्होंने पहला पॉइंट बताया, 909% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वर इशूड एट पार। एक नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। बेटा, नए प्रेफरेंस शेयर क्यों इशू करते हैं, याद है? जब आउट ऑफ कैपिटल का टॉपिक करने के लिए, तो नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे हम लोग, 900 शेयर पार पे इशू करेंगे, 90,000 तो यहां से आ जाएंगे। फिर 1,012% डिबेंचर्स
ऑफ 100 ईच वर इशूड एट पार। डिबेंचर भी इशू करेंगे, लेकिन क्या डिबेंचर इशू करके जो पैसा आता है वो आउट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में काउंट होता है? नहीं। मैंने आपको नोट्स में यहां पे बताया हुआ था कि डिबेंचर इशू करने को बोला हो तो इशू की एंट्री तो करना, लेकिन ये इशू आपको सरकार को दिखाने के काम में नहीं आता कि सर देखो मैंने पैसे की व्यवस्था कर ली। अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, वो तो आउट ऑफ कैपिटल माना जाएगा क्योंकि वो कैपिटल होता है, और डिबेंचर इशू करना थोड़ी आउट ऑफ कैपिटल माना जाएगा। तो एंट्री तो करनी है इसकी, आउट ऑफ कैपिटल टॉपिक में काउंट नहीं करना है इसको। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 105 ईच। ये मान लो 20 नंबर का सवाल कर रहे हो आप, बहुत बड़ा सा है ना। इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे और 105 का मतलब होता है 5% प्रॉफिट पे बेचोगे, जो वैल्यू है ना उससे 5% ज्यादा पे बेचोगे। 105 का ये मीनिंग होता है। इसका मतलब एक असेट बेचेंगे, असेट बेचने की एंट्री कर देंगे। असेट बेचने से जो पैसा आएगा वो काम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ उससे जो प्रॉफिट होगा 5 रुपए वाला जो प्रॉफिट होगा 5%, वो हमारा P&L यानी कि सरप्लस की वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, तो एक ही एंट्री करेंगे बेचने की। The building at a book value of 1 लाख included in tangible assets were sold at a loss of 10,000। एक बिल्डिंग भी बेचेंगे और बिल्डिंग को बेचने से जो पैसा आया वो काम में नहीं आएगा, लेकिन इससे 10,000 का लॉस हो गया। वो 10,000 रुपए हमारे सरप्लस यानी कि P&L की वैल्यू को कम कर देगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद यूटिलाइजिंग द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पर्पस ऑफ रिडम्पशन। इस पूरी लाइन का मीनिंग ये है, वो जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, यूटिलाइजिंग द प्रॉफिट्स का मतलब फ्री रिजर्व, जैसे जिन तीनों पे अपने टिक लगाया था, कह रहे इन चीजों को यूटिलाइज कर लो, इन चीजों को यूटिलाइज कर लो। किस लिए? फॉर आगे लिखा है फॉर पर्पस ऑफ रिडम्पशन। किस लिए यूज कर लो? रिडम्पशन यानी CRR बनाने के लिए काम में ले लो। किन चीजों को? जो डिविडेंड बांटने के काम में आती है, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि सरप्लस, जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन तीनों तरह की चीजों को जो डिविडेंड बांटने के काम में आती है। आपको पता है डिविडेंड जो बांटा जाता है वो कैपिटल रिजर्व में से नहीं बांटा जा सकता, जनरल रिजर्व के प्रॉफिट में से बांटा जा सकता है, सरप्लस में से बांटा जा सकता है, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व तो ऑब्वियसली डिविडेंड के लिए ही है। तो ये डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड पता है क्या होता है? अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पूरी लाइन का एक हिंदी मीनिंग ये समझ लो कि वो जो 3 राइट टिक हमने लगाए थे, आपको उनको यूज करना है किस चीज के काम में? CRR बनाने के काम में यूज करना है। और क्या बोल रहा है वो? बट नहीं, आगे कुछ लिखा है, नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपको इक्विटी शेयर भी इशू करने हैं। याद है मैंने फार्मूला लिखा था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रीइशू करने होते हैं जितने रिक्विजिट होते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो नेसेसरी जितने जरूरी हो उतने ही करना, उससे ज्यादा मत करना। बट नॉट मोर देन दैट, यानी उससे एक शेयर भी ज्यादा इशू मत कर देना। और जब इशू करोगे तो कितने पे करोगे? प्रीमियम पे 10%। नए शेयर जो इक्विटी के इशू करने हैं वो 10% प्रीमियम पे करने हैं। देख लो एक ही सवाल में वो इतनी बातें बोलने जा रहा है कि आप पहले की बातें भूल भी गए होंगे कि क्या क्या बातें करी थी। ठीक है, खैर एक बार सवाल पढ़ रहे हैं पूरा, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। एक शेयर होल्डर है, 200 प्रेफरेंस शेयर उसके पास हैं, वो कौन सी क्लास से है बेटा? क्लास बी से है। कुड नॉट बी पेड, वो उसको पैसे नहीं दे पाए हम लोग। क्यों नहीं दे पाए? ही कुड नॉट बी लोकेटेड, क्योंकि हम उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उससे पैसे ही नहीं दे पाए। द कॉस्ट इन एरियर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो कुड नॉट बी रियलाइज्ड, और वो जो ए वाले में एरियर चल रहा था ना वो भी नहीं मिल पाया, तो हम इन लोगों को पैसा नहीं देंगे, ना तो ए वाले के एरियर को, ना ये बी वाला जो बंदा है 200 शेयर वाला, इसको भी नहीं देंगे। ऑल द रेस्ट वर पेड ऑफ, बाकी सबकी पेमेंट कर दी। कैसा लगा सवाल? अच्छा था। पूछा क्या है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द पेमेंट वर मेड। तो देखो बेटा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का सीधा सवाल, चैप्टर शुरू होते ही 4 नंबर का सवाल है, और चौथा सवाल है और 20 नंबर के लायक सवाल है। अब इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? देखो बचपन में एक कहानी हमने पढ़ी होगी कि अगर वो बहुत सारी तीलियां आपको एक साथ दे दी जाएं तो उस गट्ठे को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक एक तीली तोड़ी जाए तो उसे तोड़ सकते हैं। बचपन में सबने पढ़ी होगी, वो कहानी सुनी होगी। तो वही काम आपको इस सवाल के साथ देखना है। इसको एज अ बंडल अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ऐसा लगेगा सर ये तो पहाड़ तोड़ दिया, हम तो ये सवाल छोड़ के आएंगे, थ्योरी कराएंगे। ऐसा नहीं है। सवाल के खत्म होने के बाद आज एक बार फिर वही बात पूछूंगा कि सवाल कैसा था, तब आप बताना, आप कहोगे सर हाँ थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आओ बेटा एक एक तीली तोड़ते हुए यानी एक एक पॉइंट को सेपरेट पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा हमसे। करें? चलो, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 4। नाम क्या है इसका? नमन नहीं, सॉरी साजन है ना, साजन लिमिटेड। चलो एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहली बात ये जर्नल एंट्रीज में कि सर जब भी कोई रिडम्पशन करना है तो 2 काम पहले करना है। पहली बात तो कॉस्ट इन एरियर से पैसा मंगवाना है।
लेकिन इस सवाल के लास्ट लाइन में लिखा है कि वो लोग पैसा नहीं दे के आ रहे हैं, जो ए वाले क्वेश्चन एरियर हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो लोग पैसा दे जाते तो एंट्री होती, पैसा लेने की क्वेश्चन एरियर वालों से क्या एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्वेश्चन एरियर। लेकिन सवाल के सबसे लास्ट लाइन में उन्होंने बोल दिया कि जो ए प्रेफरेंस शेयर वाले थे उनके एरियर से पैसा मिला नहीं है, तो सर ये तो एंट्री होगी नहीं। दूसरा काम, सर ये जो बी वाले प्रेफरेंस शेयर थे ये पार्टली पेड अप थे, और रिडम्पशन का चैप्टर तभी शुरू कर सकते हो जब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बना दो। सर 100 वाला शेयर था, 25 रुपए ही, आप 75 रुपए ही लिए थे, यानी 25 रुपए मांगने बाकी थे। तो हमारे सवाल की शुरुआत कहां से होगी वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। रिडम्पशन का टॉपिक अगर शुरू करना है तो पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड बना ले। मैंने जब यहां पे नोट्स लिखवाए थे तो वहां लिखा था फर्स्ट मेड, फर्स्ट फुल्ली पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाए, और फर्स्ट वर्ड लिखा था, यानी पहले तो पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाओ फिर जाके उनकी पेमेंट करना। चलो आओ फाइनल कॉल मांगते हैं। बेटा फाइनल कॉल कैसे मांगेंगे, बी वालों से मांगनी है ना। बी प्रेफरेंस ना, परसेंटेज कितनी थी, ठीक है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में बी लिख देता हूं, डेबिट, ठीक है नाम अरेंज कर लेना, जहां भी बी लिखा था वहां लिख लेना। नहीं ये तो कॉल मांग रहा हूं ना, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ठीक है बी टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बी वाली। कितने रुपए मांगूंगा, शेयर कितने थे 2500, और हर शेयर पे कितने रुपए बाकी चल रहे थे, बेटा कैलकुलेटर निकाल लो, 25 25 625, 62,500 रुपए यहां पे हमें मिल रहे थे, हाँ या ना, ये बात समझ में आई, ये मांगने थे हमें 62,500। अब पैसे मिलने की एंट्री आएगी, और यहीं पे एक खास बात आएगी, जरा ध्यान से देखना, जब पैसे मिलने की एंट्री आएगी तो कितनी आसान सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। लेकिन बेटा एक बात को जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 में यह लिखा है कि हम प्रेफरेंस शेयर बी वालों में 200, एक शेयर, एक होल्डर था जो इसके पास 200 शेयर थे, हम उसे पैसे नहीं दे पाए क्योंकि वो हमें मिला ही नहीं। यहां पे एक हिंट छुपा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमें वो मिलेगा क्यों नहीं, बी वाली क्लास से वो क्यों नहीं मिला। अगर फाइनल कॉल देने वो आता हमारे पास तो हम उसे बोल देते भैया तेरा एड्रेस लिखवा दे, हम तेरे को पैसे देने आ जाएंगे। वो हमें क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि वो खुद ही फाइनल कॉल देने नहीं आया होगा। अगर आता तो हम उसको बाद में पैसे भी दे देते। इसका मतलब एक हिंट छुपा हुआ है कि आज यहां पे भी कॉल्स इन एरियर हुआ है। कितने शेयर पे हुआ है, चलो यहां तो लिख दो 62,500। यहां पे सर 200 शेयर पे 25 रुपए नहीं मिले, यानी कि 25 दूनी 50, कितना 5,000, और बैंक में कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 57,500। ये बात समझ आई जो मैंने अभी बताई, ये हिंट, क्योंकि हम इस बंदे को पैसे नहीं दे पाए, ये मिला नहीं, तो मिला क्यों नहीं, क्योंकि सर ये फाइनल कॉल पे आया ही नहीं होगा, तभी हमने ढूंढ पाया इसको। इंपॉर्टेंट बात थी, बताओ समझ में आई या नहीं आई, पक्का। वरना पहली गलती तो यहीं पे हो सकती थी कि आप गलती से पूरे पैसे ले लो, तो पूरे पैसे नहीं लेने, कितने लेने, केवल 57,500 आएंगे हमारे पास। चलो ठीक है, ये हो गया पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाने का। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूं तो आप सीखना, क्योंकि चैप्टर तो अभी लंबा है काफी। तो अगली एंट्री में थर्ड एंट्री कर रहा हूं बेटा, किस चीज की कर रहा हूं, रिडम्पशन ड्यू करने की। अलग अलग एंट्री कर दूं दोनों के लिए। पहले वाले का नाम बोलो, चलो मैं नाम पढ़ लेता हूं, क्या नाम था, 10% रिडीमेबल ए प्रेफरेंस शेयर, है ना, सुनना 10% रिडीमेबल ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और क्योंकि प्रीमियम पे भी रिडीम करना था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, हाँ या ना, ठीक है, टू 10% रिडीमेबल, या केवल ए लिख दूं, 10% ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ए वाले, ठीक है, क्लियर है बेटा। कितने रुपए की कैपिटल थी, 2,500 शेयर थे, पूरी फेस वैल्यू मांग चुके थे इनसे, तो 2,500 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, और प्रीमियम कितना देना है, 5 रुपए, तो 25 पंजे 125, यानी कि 12,500, तो टोटल कितने रुपए चुकाएंगे, 2,62,500। बताओ ये बात समझ में आई। सेम इसी तरह की एंट्री किसके लिए कर दूंगा,
उनका नाम भी 10% था क्या? 10% बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, क्योंकि बैलेंस शीट के जस्ट बाद वाले पैराग्राफ में लिखा था कि इनको रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे, टू 10% बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वैल्यूज हूबहू आ जाएंगी क्योंकि दोनों ही 2500 शेयर थे, ये भी अब फुल्ली पेड बन चुके हैं, तो 2500 इंटू 100 2.5 लाख रुपए, और प्रीमियम देना है कितना? 5 रुपए का, यानी कि 12,500, और ये कितना हो गया? 2,62,500। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन लोगों को तो पैसे देने ही नहीं है। बिल्कुल हाँ, पैसे नहीं देंगे, लेकिन कब? जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक वाली एंट्री होगी ना, उस समय नहीं देंगे। अभी तो लायबिलिटी में रोक के रखेंगे इनका पैसा, अभी तो लिख रहे हैं, बाद में जब पेमेंट की एंट्री आएगी सबसे लास्ट में, तो हम पेमेंट करते समय इस बंदे को कहां गया, इस 5,000 वाले को पैसे नहीं देंगे, पूरे ही नहीं देंगे, 5,000 नहीं पूरे काट लेंगे, इसके जितने भी 200 इंटू 100 बनते होंगे ना 20,000, और 20,000 पे भी 5% ज्यादा 21,000 काट लेंगे, बाद में बताऊंगा। और जो ए वाले हैं उनमें भी पूरे पैसे नहीं चुकाएंगे, वो गंदे बंदे चल रहे थे कॉल्स इन एरियर्स, उनके भी पूरे पैसे काटेंगे पेमेंट वाली एंट्री में। ड्यू वाली एंट्री तो पूरी करनी है। ये दो एंट्री किस चीज की है बेटा? ड्यू की है, रिडम्पशन ड्यू करना, हाँ या ना? चलो रिडम्पशन ड्यू करने के बाद हमें इन दो खर्चों को राइट ऑफ कर देना चाहिए, हाँ या ना? कर दूं राइट ऑफ? चलो राइट ऑफ करने की अगली एंट्री कंबाइंड कर दूं, हाँ किसी भी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 अपन ने टिक लगाए हैं ना, उन 3 टिक में से किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो चलो 5वीं एंट्री काम में ले लेता हूं, सरप्लस ले लूं या जनरल रिजर्व, जो आप बोलोगे। जनरल रिजर्व ले लेता हूं, चलो जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा 12,500 12,500 टोटल कितने रुपए खर्चा खत्म करना है मुझे? 25,000 का, हाँ या ना? टोटल 25 का ही था, तो ये तो पूरा खत्म ही हो गया जनरल रिजर्व तो, है ना? बाई चांस अगर ये 25 नहीं होता तो ये एंट्री, बेटा नई पुरानी किताबों का फर्क हो सकता है, मैं लिखवा देता हूँ। नई बुक में 1.35 का है, 1.35 का है जनरल रिजर्व नई बुक में, तो 1.35 कर दो, तुम्हारी वाली बुक की ये ज़्यादा पुराना एडिशन होगा। हाँ तो 1.35 ही है, ठीक है। चलो तो अभी तो 25 ही यूज हुआ है, बहुत बचा है अभी तो। डन। तो हमने क्या क्या किया? पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड बनाया, फिर हमने रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री कर दी, और रिडम्पशन ड्यू करने के साथ ही ये जो 2 खर्चे हमने डेबिट किए थे उन्हें राइट ऑफ कर दिया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है प्रोसीजर, एक एक एंट्री करके? चलो ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना चाहिए बेटा? जो सवाल के अंदर बोला गया है ना, सीआरआर वगैरह बनाएंगे, आउट ऑफ कैपिटल भी करेंगे, लेकिन कोई एसेट बेचनी है, कोई शेयर इशू करने, डिबेंचर इशू करने, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वो एक एक पॉइंट ट्रीट करते हुए चलते हैं। करें? पहले पॉइंट से शुरू कर दो, बिल्कुल पहले पॉइंट से। प्रेफरेंस शेयर इशू करने, कर दो बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू। तो देखो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये रेड पेन से हिंट लिख रहा हूं कि अब मैं किस चीज की एंट्री कर रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ो बाद में तो आपको ये चीजें याद रहे कि कैसे प्रोसेस किया था। 9% प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, कितने रुपए वाले? कितने? हाँ 900 100 वाले, और पार पे करने हैं। चलो बेटा इशू करने की एंट्री नॉर्मल वही एंट्री जो हम 12th से सीखते आ रहे हैं, बैंक डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब एक ही बारी में करते हैं ना तो ये वर्ड यूज करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 900 शेयर पे 100 रुपए पार पे इशू कर रहे हैं, इसलिए पूरे 90,000 आएंगे। पार का मतलब होता है जितने का है उतने पे। फिर 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, और यहां फेस वैल्यू। बताओ छठी और 7वीं एंट्री समझ में आई सभी को? ये हमने पहले पॉइंट से रिलेटेड एंट्री कर दी। चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था बेटा हमारा? हमें डिबेंचर भी इशू करने हैं। चलो इशू ऑफ डिबेंचर करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। वही नॉर्मल एंट्रीज करनी है इसके लिए। कितना? 1000 12% 100 वाले, है ना? पार भी करने। तो एंट्री नंबर 8, बैंक डेबिट टू कितना? 10%, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना था?
1000 इंटू 100, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करने की 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 1,00,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपए। ये हो गए डिबेंचर इशू, पार पे हो गए। चलो ठीक है, तीसरे पॉइंट पे हमें इन्वेस्टमेंट बेचनी थी। ठीक है, एट 105। तो जरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, चलो इसके लिए एंट्री। बेटा इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा आया और गया क्या? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब वैल्यू कैसे डालते हैं जरा ध्यान से सुनना है ना। पहले इन्वेस्टमेंट में वैल्यू डालोगे। इन्वेस्टमेंट कितने की जा रही है? बैलेंस शीट में देखो असेट साइड में इन्वेस्टमेंट होगी नीचे से दूसरे नंबर पे 1,00,000 रुपए की, दिख रही है? तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने की गई? 1,00,000 की। लेकिन आज पैसा कितना आया? 1,00,000 का 105% कर देना, यानी कि 1,05,000 रुपए आए। 5% ज्यादा आया। पैसा गया 1,00,000, मतलब इन्वेस्टमेंट जो गई वो कितने की गई? 1,00,000 की। लेकिन पैसा कितना आया? 1,05,000। तो जो फायदा हुआ, नुकसान होता है तो डेबिट, फायदा होता है तो क्रेडिट, हाँ या ना? तो स्टेटमेंट ऑफ P&L या सरप्लस आप लिख सकते हो इसको, ये सरप्लस का ही नया नाम है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L का नया नाम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, पूरा नाम इसका। तो ये 5,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर यहां आ गई, हाँ या ना? अब बिल्डिंग बेच दूं। अगली एंट्री बिल्डिंग बेचने की थी, बिल्डिंग सोल्ड। और बिल्डिंग कितने की थी? सेम इसी तरीके से एंट्री बनाना। 11वीं एंट्री, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी? 1,00,000 की थी। सेम बिल्डिंग 1185। अच्छा, पॉइंट में लिखा हुआ है चौथे पॉइंट में कि 1,00,000 की बिल्डिंग थी, 10,000 के लॉस में बेची। तो सुनना बेटा, बिल्डिंग कितने की गई? बेची कितने में? 1,00,000 माइनस 10,000, यानी आज पैसे कितने आए होंगे? तो ये जो नुकसान हुआ 10,000 का, वो कहां जाएगा? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना बेटा? क्लियर है? तो यहां पे आपने दो एंट्री में देखा, यहां फायदा हुआ था तो सरप्लस क्रेडिट हुआ, यहां नुकसान हुआ तो सरप्लस डेबिट हुआ। डेबिट का मतलब माइनस, सरप्लस कम हो गया, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? मैंने रेड पेन से जो लिखा है अभी। चलो ठीक है, बिल्डिंग बेच दी, अब क्या करना है? हाँ, अब आपको जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको CRR के लिए यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए बनाएंगे पहले एक वर्किंग नोट। आओ, मैं वैसे तो वर्किंग नोट अलग से बनाना चाहिए, मैं 11वीं एंट्री के जस्ट बाद बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि 12वीं एंट्री करने के लिए वर्किंग नोट कैसे बनाया था। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर CRR, अमाउंट अवेलेबल फॉर CRR कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए कितने रुपए उपलब्ध हैं। उन्होंने यही बोला ना कि CRR बना लो जो भी पैसे अवेलेबल हैं। चलो मुझे बताओ जनरल रिजर्व में कितने पैसे थे? 1,35,000 रुपए थे, जिसमें से मैं 25,000 यूज कर चुका हूं। तो 25,000 यूज कर चुका हूं तो कितना बचा? 1,10,000 का जनरल रिजर्व। फिर सरप्लस की बात करें, सरप्लस पहले से कितना था? 50,000 का सरप्लस पहले से था और 5,000 का बढ़ गया, 10,000 का कम हो गया, हाँ या ना? तो 45,000 रुपए बचे। अरे कुछ समझ में? उसके अलावा एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व था, कितने रुपए का? 1,25,000। वो पूरा का पूरा एज इट इज पड़ा हुआ है अभी भी। तो 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8, 2,80,000 से CRR बनाएंगे। एक बार नई वाली बुक में चेक कर लो। हाँ बिल्कुल सही बेटा, CRR इतने का दिख रहा है। एंट्रीज का सीरियल ऑर्डर नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं आप वैसे देखें, बुक का ऑर्डर ना फॉलो करें। चलो, तो अब इसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। एंट्री नंबर 12, क्रिएटिंग CRR। ठीक है, क्या एंट्री होगी? इन तीनों को डेबिट कर दो। जनरल रिजर्व डेबिट 1,10,000, सरप्लस डेबिट 45,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट 1,25,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना?
80,000। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सीआरआर बना दिया जितने का बन सकता था मैक्सिमम। चलो अब उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करो मिनिमम, ज्यादा मत करो, मिनिमम करो। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, है ना। उसने बोला उतने ही करना जितना कम से कम हो, उससे ज्यादा मत करना, जितनी जरूरत हो बस उतना ही करना। तो एक वर्किंग नोट बना लें। वर्किंग नोट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू इशू, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करें। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड। पहले पता क्या करते हैं, अगर आपको फार्मूला याद हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। प्रीमियम जोड़ते नहीं है, याद हो तो कल ही मैंने करवाया था, है ना यही। लेकिन इसके लिए हमें फेस वैल्यू तो पता है, एक शेयर 100 का है, शायद कितने का है, 10 का है, 100 का, 100 के ही थे इक्विटी शेयर, है ना। लेकिन अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं पता अभी तक कि कितने रुपए चाहिए अभी। तो आओ बेटा अमाउंट रिक्वायर्ड और निकाल लेते हैं पहले। अमाउंट रिक्वायर्ड ये कैसे निकलती है, सबसे पहले लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। ये सीखना बेटा आप लोग अभी, है ना। हमें दो तरह के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, ए और बी। ए की जो फेस वैल्यू थी वो थी 2.5 लाख के, तो ये रिडीम करने हैं, और 2.5 लाख के बी वाले रिडीम करने हैं, हाँ या ना। दोनों की कौन सी वैल्यू लेते हैं अपन, फेस वैल्यू, यानी इतने रुपए का रिडम्पशन करना है, माइनस सीआरआर क्रिएटेड। अब 5 लाख रुपए की जरूरत थी, हम ऑलरेडी सीआरआर कितने रुपए का बना चुके हैं, 2,80,000 का, यानी अमाउंट रिक्वायर्ड पता चल गई कितने रुपए की जरूरत है। 8 और 2 10, 1 और 2 3, कितना आ जाएगा, 2,20,000। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 2,20,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 22,000 शेयर्स इशू करेंगे। एक बार मैच कर लो इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री, 22,000 शेयर इशू कर रहे हैं क्या लोग। इक्विटी शेयर्स कहाँ पे इशू कर रहे हैं, ये रहे 13,000 कर रहे हैं। ये तो मेरी कोई कैलकुलेशन एरर है, कोई कैलकुलेशन एरर हुई है क्या। अरे हाँ रुको रुको रुको, अमाउंट रिक्वायर्ड अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, आएगी अभी। तो इसके अलावा 2,20,000 तो चलो ठीक है, यही था, एरर तो हुआ है, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया हमने, हाँ या ना, फ्रेश, वो भी तो काउंट होगी ना बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इशू करी थी, कितने की करी थी, 90,000 की, ये तो काउंट होगी, ये तो काम में आती है। तो देखो हमें टोटल 5 लाख रुपए की जरूरत थी, 280 का सीआरआर बना चुका हूं, 90,000 के प्रेफरेंस शेयर कर चुका हूं, तो कितना, 1,30,000 रुपए रिक्वायर्ड है, हाँ या ना, ये आएंगे यहां पे। तो 1,30,000, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000। करें इशू, चलो बेटा क्या, इक्विटी शेयर ऑथोराइज शेयर कैपिटल में देखो इक्विटी शेयर कितने वाले थे हमारे, 100 वाले, तो 100 के ही रहेंगे। चलो एंट्री नंबर करते हैं हम लोग 13, इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा आज हम 13,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन हर शेयर पे आज कितने रुपए आने, 110, तो 11 3 33 हासिल की, 3 11 कम 11 और 3 14, 1,43,000 रुपए आएंगे, हाँ या ना। अगली एंट्री इसको ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, न केवल ये पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, इसमें से थोड़ा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी जाएगा, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। शेयर थे 13,000 और एक शेयर था 100 रुपए का, यानी कैपिटल तो केवल 1,30,000 की थी, बाकी जो 10 रुपए प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, हाँ या ना, हो गया। अब आप देखो तो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे, हो गए सारे पॉइंट, बस कोई पॉइंट बचा तो नहीं ना सवाल के अंदर, बस। तो ये हमारा 14 एंट्री का सवाल पूरा हो गया। तो हमने धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझा। जो लोग पहली बार देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो या तो पहले पुरानी 2 वीडियोस देखो,
फिर इस वीडियो को देखना, जो कि तुम करते नहीं हो। अगर करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा सवाल। और जिन लोगों को आज भी ऐसा लगा हो कि डिफिकल्ट है, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज जब पहली बार देखते हैं तो वो मुश्किल लगती है, जब एक दो बार दोबारा देख लेते हैं तो वो आसान लगती है। और मैंने बहुत स्लोली इस पूरे क्वेश्चन को करवाया है, एक एक टॉपिक को अलग अलग समझाते हुए। ये टॉपिक था पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड। अभी सवाल पूरा थोड़ी हुआ है, पेमेंट की तो एंट्री बाकी है ना। चलो, ये पार्टली पेड अप को पेमेंट था, ये ड्यू की एंट्री करी, फिर ड्यू हुआ तो 2 खर्चे दिखे, उन्हें राइट ऑफ किया, फिर नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, सवाल ने बोला था, नए डिबेंचर इशू किए, सवाल ने बोला था, इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ बिल्डिंग को बेचने से तो डेबिट। फिर हमने देखा कि चलो सीआरआर बना लेते, क्योंकि सवाल ने बोला सीआरआर बनाओ, तो सीआरआर कितना बनेगा, जो पैसा अवेलेबल है उसी से बना पाएंगे, तो हमने सीआरआर बना दिया। फिर उन्होंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करो, जितना कम से कम करना चाहिए, तो वो अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे निकलेगी भाई, टोटल तो पहले हमेशा ये देखना होता है कि पैसे चाहिए कितने, टोटल पैसे चाहिए कितने 5 लाख। 5 लाख में से ऑलरेडी सीआरआर कितने का बना चुका हूं 280 का, और एक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कर चुका हूं 90,000 रुपए की। तो 2 चीजें माइनस हो जाएंगी, डिबेंचर वाला माइनस नहीं होगा क्योंकि उसे काउंट नहीं करते आउट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। तो 1,30,000 अमाउंट रिक्वायर्ड थी, फार्मूले में वैल्यू डाली तो 13,000 शेयर इशू करने हैं, 13,000 शेयर इशू करने की एंट्री कर दी। अब लास्ट की 2 एंट्री पेमेंट करने की और कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं पेमेंट, ठीक है। तो 15 और 16 ए वालों को पेमेंट करते हैं, जरा देखते हैं 10 कहां गया आप, ये रहा 10% ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। कितनी पेमेंट करूंगा, देखो देने कितने थे 2,62,500 रुपए देने थे, लेकिन वो जो गंदा बंदा था कॉल सिनेरियर वाला ए में, उसके पास 100 शेयर थे, हाँ या ना। तो पता है मैं केवल उसके 100 शेयर पे 25 रुपए नहीं रोकूंगा जितने उसने मना किए, 100 शेयर पे पूरे पैसे रोकूंगा। सर पूरे का मतलब पूरे 100 रुपए रोकोगे? जी नहीं, 100 रुपए में केवल 100 ही थोड़ी चुका रहा था सबको, 105 रुपए चुका रहा था, हाँ या ना। ये 100 क्या है, ये 100 है नंबर ऑफ शेयर, ये है फेस वैल्यू, और ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हाँ या ना। 100 शेयर पे कितने रुपए रोकूंगा, हर शेयर पे हर बंदे को 105 रुपए लौटा रहा था, तो 100 शेयर पे हो गए 10,500 रुपए। 10,500 रुपए में इसके काट लूंगा तो 2,52,000 रुपए चुकाऊंगा, हाँ या ना। तो मैंने 10,500 रुपए काट लिया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसी तरह अगली एंट्री, लास्ट एंट्री, 10% बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। इनमें पैसे कितने चुकाने थे, वही 2,62,500, लेकिन जो गंदा बंदा था उसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर थे। उस बंदे के हर शेयर पे कितने रुपए काटूंगा, 100 प्लस 5, 105 रुपए काटूंगा, हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा बेटा 105, 21,000 कम कर दो 2,62,500 में से, तो कितना जाएगा 2,41,500। एक बार मैच कर लो, दो 41,500 आ गया। चलो ठीक है, अब सवाल के अंदर अभी भी इसकी बैलेंस शीट बनाना बाकी है, हाँ या ना। अब देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए वैसे तो खैर मैं अलग यहाँ पे बोर्ड पे बना सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, मैं आप लोगों को बुक के अंदर बता देता हूँ कि बैलेंस शीट अब कैसे बनानी है। करें, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है बैलेंस शीट में, अगले किसी सवालों में मैं आपको बैलेंस शीट बनवा दूंगा, एक बार मैं बुक में बता देता हूँ। देखो बेटा, पहली बात तो सवाल में ये आंसर आप लोगों के पास होगा नई बुक के अंदर, है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे सवाल की बैलेंस शीट खोल के रखेंगे। आंसर करते समय क्या करना है, सवाल की बैलेंस शीट का परफॉर्मा खोल के रखना है। ऑथोराइज्ड और इशूड तो एज इट इज लिख दोगे, इशूड के अंदर से वो गायब कर देना जो रिडीम हो चुका है ना, प्रेफरेंस शेयर दोनों, वो ए और बी वाले रिडीम कर हटा देना, गायब कर देना। सवाल में इशूड में यहां दे रखे थे ए और बी, ये वाले दोनों गायब कर दूंगा, इक्विटी तो रखूंगा, इक्विटी में बढ़ जाएगी वैल्यू, 50,000 तो पहले से थे और 13,000 और इशू कर दिए, तो कितने हो जाएंगे 63,000, समझ रहे हो। और प्रेफरेंस शेयर नए वाले आएंगे, कौन से थे नए वाले, ये रहे 9% वाले 90,000 के, ठीक है, कर दोगे। अब सब्सक्राइब से मेन मुद्दा चालू कहां से होता है, सब्सक्राइब से। बेटा सब्सक्राइब को पुराने वाले से पकड़ो, देखो पुराने वाले में देखो क्या था,
सर 50,000 इक्विटी शेयर थे 10-10 वाले। हाँ सर 50 तो पहले से थे और हमने 13 इशू कर दिए, तो अब कितने आ जाने चाहिए? 63,000 इक्विटी शेयर। 10-10 वाले थे 100 वाले थे? 10 वाले थे इक्विटी शेयर, 10 ही था ना इक्विटी शेयर, 10 वाले थे। हाँ तो यहां पे कितना लिखेंगे? 10 और 10 से काटेंगे तो 13,000। चलो लकीली मैच हो गया चलो तो 50,000 शेयर तो पहले से थे, 13,000 हमने और इक्विटी इशू कर दिए, तो नई बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, @10 वाली, तो 6,30,000 आ जाएगा। ये रहा 6,30,000 सब्सक्राइब में। नहीं मैच हो रहा, बाद में आपको पुरानी बुक में मैच करवा दूंगा। अच्छा पुरानी बुक में हो सकता है ये वैल्यू मैच नहीं हो रही, 13,000 आ रही है क्या पुरानी बुक में? हाँ तो पुरानी बुक में पुराने रूल्स के हिसाब से चीजें रही होंगी ना, तो आंसर अलग होगा। मैं आपको इसका आंसर व्हाट्सएप पे भेज दूंगा फोटो इसकी, ठीक है, आप बना लेना बैलेंस शीट इसके देख के। अच्छा प्रेफरेंस शेयर पुराने वाले तो गायब हो गए, लेकिन एक नया आ गया 9% प्रेफरेंस शेयर 90,000 का, हो गया शेयर कैपिटल खत्म। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना है, ध्यान से सुनना। पुराने वाले रिजर्व्स को देखो सर, जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया, कैपिटल रिजर्व एज इट इज पड़ा हुआ है 25,000, एज इट इज आ जाएगा नई बैलेंस शीट में। फिर सर सरप्लस यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम एज इट इज पड़ा हुआ था 15,000, लेकिन नए शेयर जो इशू किए हैं उन पे भी प्रीमियम आया है, कितना आया है? 13,000। तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। आ रहा है समझ? नया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा? 28,000। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि पुरानी वाली बैलेंस शीट में दिखता नहीं है तो नए वाली बैलेंस शीट में लिखते नहीं है। भाई पुराना दिखेगा तभी तो नया लिखेंगे। पुराने वाली बैलेंस शीट में ये एक रिजर्व नहीं होता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखो तीन चीजें आपने वहां से गायब करी तो एक नया रिजर्व बना भी तो दिया ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा नई बैलेंस शीट में 2,80,000 रुपए का। ये दिख रहा है आप लोगों को? 2,80,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो रिजर्व में 3 आइटम, एक तो वही कैपिटल रिजर्व जो पड़ा हुआ था, एक वो वाला कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ के आ जाएगा, और तीसरा नया आइटम आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर आप नॉन करंट लायबिलिटी पे चलोगे सवाल में। नॉन करंट लायबिलिटी पहले तो थी कितने? 12% डिबेंचर थे 1 लाख के, अब हमने नए भी इशू कर दिए 12% और, तो 1 लाख के तो पहले से थे, 1 लाख के और इशू कर दिए, तो नई बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए के, सबसे नीचे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज के अंदर चलेंगे, तो यहां पे आप लोग एक बात लिखोगे, आप उन लोगों का पैसा लिखोगे जो आपने बचा लिया। अभी लाइव क्लास में हूं, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं। हाँ लाइव क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं, काम रहा। हाँ कहां था मैं? हाँ करंट लायबिलिटीज में देखो, यहां जो 2 लोगों के पैसे काटे थे ना आपने, 21,000 ये और 10,500 ये, तो टोटल कितने रुपए काटे थे इनके? 31,500। ये आपकी लायबिलिटी में रखोगे अभी भी, ठीक है। और 31,500 में से जो इन्होंने नहीं दिया था पैसा, जो इनसे पैसा मिलना पेंडिंग था, वो यहां पे एडजस्ट करके दिखा दो माइनस। 31,500 तो हमारी लायबिलिटी थी, इन लोगों से कितना बाकी चल रहा था? कॉस्ट इन एरियर देखना एक बार, ए वाले का सवाल में कितना था? 2500 तो ए वाले का, और बी वाले का कितना था? यहां पे आया था ना बी का, ये रहा 5,000 इसके थे, तो 7,500 रुपए की लायबिलिटी कम कर लो। यानी लायबिलिटी रही कितने की? 21 और 10, 31,500 की थी जो हमने नहीं चुकाए, लेकिन 31,500 में से 5,000 तो अगर ये लेने भी आएगा तो काटूंगा, और 2,500 उसके काटूंगा, 7,500 कम कर लो 31,500 में से, तो 24,000 रुपए करंट लायबिलिटी आ जाएगी। चेक कर लो आप लोग, ठीक है, ये आ रही 24,000, ठीक है। तो ये आपको स्टेप समझने पड़ेंगे। मैं अगले सवाल में जब कभी बोर्ड पे बैलेंस शीट बनाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा प्रॉपर कैसे करते हैं। अभी एक बार सुन लो, वीडियो को जरूर देखना आप दोबारा घर जाके। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? ट्रेड पेबल तो एज इट इज आ जाएंगे। एसेट साइड में चलेंगे तो वहां पे देखो 2 तरह की एसेट्स थी, एक हाँ टेंजिबल एसेट्स थी 1185 की, हाँ या ना? सवाल में 1185 की जो टेंजिबल एसेट्स थी उसमें से 1 लाख की बिल्डिंग हमने बेच दी, तो कितने की बची? 1085। और इन्वेस्टमेंट जो थी वो पूरी की पूरी बुक चुकी है, तो वो अब आएगी नहीं। करंट एसेट पे जरा जोर फरमाना बेटा, करंट एसेट बैंक हमेशा ध्यान से करना। 2 लाख रुपए था, बैंक की कैलकुलेशन हमेशा, चाहे तो आप आंसर में लिख लो 2 लाख कैसे आया, 2 लाख के आगे क्या क्या करना है। 2 लाख तो पहले से था, जितनी बार बैंक डेबिट दिखे प्लस कर देना, जितनी बार बैंक क्रेडिट दिखे माइनस कर देना। लो मैं बोर्ड पे एक बार यहां कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूं। 2 लाख तो पहले से थे, अब सुन लो, चाहे तो अपने आंसर में लिख लो कि वो बैंक की वैल्यू कैसे आई है फाइनल आंसर। 2 लाख बैंक ढूंढो जरा, ये रहा सर, 57,500 जोड़ दो सर, 90,000 और जोड़ दो, फिर 1 लाख और जोड़ दो, फिर 1,05,000 और जोड़ दो,
फिर 90,000 और जोड़ दो, फिर 1,43,000 रुपए और जोड़ दो, और सर माइनस कर दो 2,52,000 रुपए, है ना, और माइनस कर दो 2,41,500, ये आ रहा है 2,92,000। जरा चेक कर लो, आंसर आ रहा होगा नई बैलेंस शीट में 2,92,000 रुपए का। चेक कर लो, आपके भी बेटा सवाल का वो चेंज है ना, ये देखो ये नई बैलेंस शीट में कितना आ गया, 2,92,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। तो आप ये 2,92,000 रुपए कैसे आया, समझ में आ गया सबको। वहां लिख लो 2 लाख, इस बुक में लिख देता हूं 2 लाख प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट, ऐसे लिख लेते हूं 2 लाख प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। डन। तो चलो आया समझ में सभी को। तो ये बैलेंस शीट बना लोगे, फोटो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, बाकी बुक का स्क्रीनशॉट मैंने दिखाई दिया वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।